नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे विशेष कार्यक्रम में। आज यानी कि 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे और इस स्पेशल ओकेजन पे हमें बहुत खुशी है कि हमारे साथ हैं मेजर जनरल वी साबित सैयद जी। वेलकम सर टू आवर प्रोग्राम। थैंक यू। मेजर जनरल वी साबित सैयद मेजर जनरल है मेडिकल में, हेडक्वार्टर्स वेस्टर्न कमांड में। सर, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर प्रोग्राम। वी आर ऑनर्ड टू हैव यू हियर। थैंक यू। सो सर, मैं आपसे आज इस स्पेशल ओकेजन पे ये बात करना चाहती हूँ कि आप मेडिकल प्रोफेशन में हैं और साथ ही आप एक सैनिक भी हैं। तो मेडिकल प्रोफेशन को कहा जाता है नोबल प्रोफेशन, क्योंकि यही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कि डॉक्टर अपनी खुद की जान से भी ज़्यादा अपने पेशेंट की जान की कदर करता है, उसको केयर करता है। तो इसी से जुड़ा हुआ है मेरा आज का पहला क्वेश्चन। पिछले 2 साल कोविड पैंडमिक की वजह से बहुत चैलेंजिंग रहे, बहुत डिफ़िकल्ट रहे, स्पेशली फॉर द मेडिकल प्रोफेशनल्स, और आप तो वैसे ही सेना में हैं। तो आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि कैसे आपने इस चैलेंज को ओवरकम किया और कैसे पिछले 2 साल में आपने अपना हर काम फुली पोटेंशियल के साथ किया? ओके, तकरीबन 2-2.5 साल से पूरे विश्व में ये कोविड का पैंडमिक चल रहा है, जिसको एक महामारी के घोषित किया गया था। ये तकरीबन जनवरी 2020 में WHO ने ये पैंडमिक घोषित किया। उस दौरान मेरे ख्याल में सारे विश्व में डॉक्टर्स को कोविड के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं था। जी बिल्कुल। इंडिया में भी वही हाल था, हालांकि हमको सार्स और इन्फ्लुएंजा के बारे में कुछ तो जानकारी था। तो आर्म्ड फोर्सेस में हमारे जो पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट है और क्लिनिशियंस दोनों मिलके हमने बेसिक इन्फेक्शंस के जो कंट्रोल गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल, इससे हमने कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए। इसके साथ इंडिया के जो मेन मेडिकल अथॉरिटीज़ है, जैसे एम्स दिल्ली, ICMR, NICD, इनसे क्लोज संपर्क के साथ हमने प्रोटोकॉल्स बनाए। आर्मी में हमको ये और भी चैलेंजिंग हो गया था, क्योंकि हमको कोविड का रिक्वायरमेंट पीस टाइम में भी देखना था। जो हमारे जवान बॉर्डर एरियाज में है वो डिप्लॉयड है, वो भी देखना था, क्योंकि ये इन्फेक्शन इनिशियली फील्ड एरियाज में बिल्कुल नहीं था। जब जवान छुट्टी के बाद फील्ड एरियाज में जाता है या ऑफिशियल ड्यूटीज़ में जाते हैं, तभी ये इन्फेक्शन वहाँ पे स्प्रेड होने का खतरा था। बिल्कुल। और अगर एक बार बॉर्डर एरियाज़ में या फॉरवर्ड एरियाज़ में इन्फेक्शन हो जाएगा तो फिर वो मैन पावर हमारे पास अवेलेबल नहीं है जो बॉर्डर एरिया ड्यूटीज़ के लिए। इसके साथ एक और रिक्वायरमेंट था, जो पीस टाइम एरिया में फैमिलीज जो अलग रह रहे हैं उनका देखभाल करना। तो ये सब चीज़ को देखने के लिए एक ओवरऑल एक कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी हमने बनाया। इसके साथ अचानक एक और चैलेंज हमारे पास आया, जो वंदे भारत मिशन ने जो यानी जो बाहर सेटल हुए इंडियंस हैं उनको इवैक्यूएट करना। सिर्फ इवैक्यूएट नहीं, इंडिया में लाके उनको एक सुरक्षित जगह पे रखना, तकरीबन 14 डेज क्वारंटाइन करना, उनका हेल्थ रिक्वायरमेंट्स को देखना, और उसके बाद फिर उनको डिस्चार्ज करके वापस भेजना। और ये सब 1 या 2 दिन के शॉर्ट नोटिस पे हमको करना पड़ा, और इसीलिए हमने आइडेंटिफाई किया अलग 6-7 मिलिट्री स्टेशंस पे, जहाँ पे हमने ये फैसिलिटीज़ शुरू किए थे। कुछ महीने के बाद फिर एक और रिक्वायरमेंट आया, 5-6 मैसिव कोविड हॉस्पिटल्स खोलना, प्रॉपर कंप्लीट हॉस्पिटल सेटअप इंक्लूडिंग ICU, HDU, एक्यूट वार्ड्स, क्रोनिक वार्ड्स। कुछ जगह पे हमको बिल्डिंग्स मिले, कुछ जगह पे हमको टेम्पररी शेल्टर्स बनाने पड़े। और ये पैन इंडिया में जितने भी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज है पूरा मोबिलाइज करके हमने ये हॉस्पिटल्स एस्टैब्लिश किए, क्योंकि हमारा खुद का जो कोविड हॉस्पिटल्स और नॉन कोविड हॉस्पिटल्स है वो काम को तो हम रोक नहीं पा रहे थे। बिल्कुल। तो ये भी हमने एस्टैब्लिश किया। इसके बाद नेक्स्ट चैलेंज आया वेस्टर्न कमांड में, क्योंकि हमको एक रिक्वायरमेंट आया था 100 बेड कोविड हॉस्पिटल्स बनाने का। तो एक हमने इधर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में बनाया, एक पटियाला में और एक फरीदाबाद में।
और कुछ दिन के बाद एक और रिक्वायरमेंट आया कोविड आईसीयू एस्टैब्लिश करने में BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो हमने एक सीनियर एनेस्थीसिया कंसल्टेंट को भेज के उनके साथ संपर्क में रख के वी डिड दिस जॉब एज वेल। एंड देन ऑफ कोर्स लास्ट में देयर वाज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द हॉस्पिटल इन पटियाला वेयर दे वांटेड एडिशनल नर्सिंग मैन पावर। वो हमने वी हैड सेंट 25 जो ट्रेंड नर्सिंग मैन पावर फ्रॉम द नॉन मेडिकल यूनिट्स, वो भेज के वी एस्टैब्लिश दैट पार्ट एज वेल। सो दीज वर द चैलेंजेस फॉर द कोविड व्हिच वी मैनेज टू डू। बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा पूरी वर्ल्ड को ही, बट यस हम लोग जो सिविलियंस होते हैं हमें ऐसा लगता है कि अब आर्मी ने टेक ओवर कर लिया, आर्म्ड फोर्सेस ने टेक ओवर कर लिया, अब हम निश्चिंत हो सकते हैं। तो बैक एंड पे आप लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितना चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, वो चीज़ शायद हम लोगों को नहीं पता होती है, बट आपसे बात करके अब लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम ये सभी के लिए था डेफिनेटली। बट थैंक्स टू यू एंड टू एवरीबडी आउट देयर जिन्होंने इस ओकेजन ऐसे ओकेजन पे राइज अप किया और बहुत से लोगों की जानें बची, कई लोगों का इसमें फ़ायदा भी हुआ। हाँ जी। तो ये जो इतना डिफ़िकल्ट प्रोफेशन मैं कहूँगी कि आप डॉक्टर तो हैं ही, उसके साथ में आप आर्म्ड फोर्सेस में हैं, आप आर्मी में हैं, तो ये डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग, नॉट डिफ़िकल्ट आई वुड से चैलेंजिंग ये प्रोफेशन आपने एस्पायर किया था, चूज़ किया था, वाज इट योर ड्रीम, या लाइफ आपको यहाँ ले आई और आपने इसको एज इट इज़ डील किया? ये this would be, I could say, a mix and match of both. Okay. Because I did aspire to join these services. Okay. But then at the same time, in our times, लिमिटेड ऑप्शंस थे 12th के बाद, आइदर यू बिकम अ डॉक्टर या फिर एक इंजीनियर बनो, या फिर एक आर्मी में ज्वाइन करो। मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला, बट देन स्टिल आई हैड दैट लिंगरिंग ड्रीम ऑफ जॉइनिंग द आर्म्ड फोर्सेस। फिर देन ऑब्वियसली आई गॉट अ मिक्स ऑफ बोथ। सो दोस डेज हमारे पास एक मेडिकल कैडेट स्कीम था जिसमें हम अप्लाई कर सकते थे सिविल से आर्मी में ज्वाइन करने के लिए। सो थ्रू दैट एंट्री वी गॉट थ्रू। And then I got the best of both worlds. I joined the medical college and became a doctor. और साथ साथ I got the OG uniform as well as a commissioned officer. और आपने बहुत काम किया है इस फील्ड में, आपने डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी बहुत काम किया है, आगे भी आप पढ़ते रहे हैं आफ्टर ज्वाइनिंग ऑल्सो। तो आपका क्या, डू यू फील कि ये लर्निंग लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी, आगे कुछ ना कुछ? हाँ जी, एक्चुअली हर डॉक्टर के जीवन में इट्स अ नेवर एंडिंग लर्निंग प्रोसेस। हम MBBS करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, एंड देन वी कीप ट्राइंग टू अपग्रेड आवरसेल्व्स आइदर इन द फॉर्म ऑफ गेटिंग न्यू पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज या फेलोशिप्स, एंड पब्लिशिंग एंड राइटिंग फॉर साइंटिफिक जर्नल्स। इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। सो ये जिंदगी भर यही चलता रहेगा। इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। क्योंकि आप लोग हैं तभी हम लोग सेफ हैं। तो आप लोग अपने आप को अपडेटेड रखते हैं, अपग्रेडेड रखते हैं, नई जानकारी हासिल करते हैं, नई पढ़ाई करते हैं, तभी जो है आपकी रिसर्च से, आपकी पढ़ाई से ही हम लोग सेफ फील कर पाते हैं। थैंक यू। तो अब जैसे हम मेडिकल प्रोफेशन के बारे में बात करें, डॉक्टर्स के बारे में बात करें, तो आपको क्या लगता है कि एक डॉक्टर का रोल डिफेंस सर्विसेज में और एक डॉक्टर का रोल सिविल लाइफ में कितना डिफरेंस है, एक सिविल डॉक्टर में, एक डिफेंस के डॉक्टर में? आर्मी का डॉक्टर और जो सिविल में डॉक्टर्स है, मेरे ख्याल में कुछ खास फ़र्क तो है नहीं। It's only a question of हम लोग the uniform that we're wearing. In the civil, my counterparts, they're usually wearing a white apron, और हम लोग यूनिफॉर्म में हैं। Maybe it's OG because I'm in the army. You are in whites if you are in the navy, और blue है जो Air Force में है। The other thing is armed forces में तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स AFMC से आते हैं। कुछ परसेंटेज डॉक्टर सिविल से भी आते हैं, जैसे मैं सिविल मेडिकल कॉलेज जाके आर्मी में ज्वाइन किया। इसके अलावा बिकॉज हम यूनिफॉर्म में हैं तो योर डिसिप्लिन इज अ लिटिल मोर, डेफिनेटली इट्स अ रिक्वायरमेंट। यू गॉट टू बी फिजिकली फिट, एटलीस्ट एट पार विथ योर कलीग्स इन द यूनिफॉर्म। बिल्कुल बिल्कुल। you cannot be casual. You are on call almost 24/7. अगर एक दिन भी ब्रेक लेना है या छुट्टी लेना है, पहले से ही सैंक्शन लेना चाहिए। Without that you cannot be off work. It's a good thing.
हमारा एक फिक्स्ड रेफरल सिस्टम है फ्रॉम स्मॉलर हॉस्पिटल्स टू बिगर हॉस्पिटल्स टू अ रेफरल हॉस्पिटल। क्योंकि फौज डिसिप्लिन है, पेशेंट्स भी इक्वली डिसिप्लिन है, इट्स लॉट क्लीनर, इट्स वेरी वेल लेड आउट, ऑर्गेनाइज्ड है, इट्स मोर ऑर्गेनाइज्ड। हम लोग एविडेंस बेस्ड मेडिसिन फॉलो करते हैं, टोटल एथिकल प्रैक्टिसेस। एंड हर 2 या 3 साल में हमको एक नया पोस्टिंग मिल जाता है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। जी बिल्कुल। वी कीप मीटिंग आवर ओन गुड कलीग्स हु आर मोर क्वालिफाइड। हमारा प्रोफेशनल एक्सपोजर बढ़ जाता है, बिल्कुल। यू गेट टू वर्क इन बिगर हॉस्पिटल्स जी। एंड फिर एक नया जगह एक्सप्लोर करने को मिलता है। ऑलमोस्ट मोर और लेस एंटायर ऑफ इंडिया यू कैन गेट टू सी। जी। एंड सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर भी देयर आर मेनी मिलिट्री हॉस्पिटल्स वेयर वी वर्क बेस्ड ऑन योर सिलेक्शन, तो वो भी एक एक्स्ट्रा एक्सपोजर मिल जाता है। These are the few things which make us a little different from the civil doctors. Otherwise we are all the same. All the same. बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया कि being in the defense and being a doctor, हर 2-3 साल बाद नई जगह पोस्टिंग ज़रूर आपको मिलती है। तो आप कुछ शेयर करें कि आपने कहाँ आपकी पोस्टिंग रही है और कौन सी जगह आपको बेस्ट लगी, कहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े, तो कुछ भी मेमोरेबल आप अगर शेयर करना चाहें। आई हैव सर्व्ड आई थिंक इन द एंटायर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ दिस कंट्री। ओके। पिछले ऑलमोस्ट तकरीबन 36 साल से मैं आर्मी में हूँ। राइट फ्रॉम द ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, ऑल ओवर आई हैव बीन। सो ऑल ऑफ देम आर इक्वली चैलेंजिंग एंड सेटिस्फाइंग। The best of course was जब मैं गैंगटॉक में था, नथुला के पास, we had a high altitude field hospital, तकरीबन 12-13 हज़ार फीट पे। That was a nice challenging exposure. Very challenging. One of the best tenures I had. Okay. तो वहाँ पर आपको काफ़ी I'm sure challenges का भी सामना करना पड़ा होगा। बिल्कुल, yes. तो इसी बात से एक क्वेश्चन सवाल मुझे याद आया कि जब ऐसे हाई ऑल्टीट्यूड्स पे हमारे सोल्जर्स, हमारे सैनिक तैनात रहते हैं, सियाचिन जैसी जगहों पे या डेजर्ट जैसी जगहों पे, या जैसे आप बता रहे हैं बहुत हाइट पे जैसे आप भी तैनात थे, तो ऐसी जगहों पर जब वो अपनी फैमिली से भी दूर रहते हैं तो एक साइकोलॉजिकली भी आप, एक फिज़िकली तो आप उन्हें ट्रीट कर ही रहे हैं, बट साइकोलॉजिकली भी आपको उन्हें ट्रीट करना होता है। तो इस टाइम पे आप कैसे चैलेंज को उसको फेस करते हैं? साइकोलॉजिकली अगर आप पूछते हैं तो जब भी कोई एक यूनिट हाई अल्टीट्यूड या डिफ़िकल्ट एरिया में जाता है, वी लुक एट द ओवरऑल पिक्चर। हर यूनिट में वी हैव अ मोटिवेशन रूम और एन एंटरटेनमेंट रूम, इवन इफ इट्स द रिमोटेस्ट ऑफ द रिमोट प्लेस, एज फार एज पॉसिबल। हम लोग वी ट्राई एंड स्टे कनेक्टेड विथ द पीस टाइम बाई न्यूज़ चैनल्स, बाई पेपर्स और वॉट एवर एंटरटेनमेंट इज अवेलेबल। We have a regular religious function going. We have a मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा। तो हर हफ्ते में एक दिन होता है एक रिलीजन को ऑब्जर्व करने के लिए। We have religious teachers, जो ग्रंथी होते हैं। हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को एक रिप्रेजेंटेटिव रहता है। उनके तरफ से मोटिवेशनल लेक्चर रहता है। इसके अलावा वी हैव अ बडी सिस्टम कॉन्सेप्ट, जिसमें 4-5 जवान का एक ग्रुप होता है। दे इंटरैक्ट, रोज बात करते हैं। अगर उन ग्रुप में से कोई भी एक हु इज नॉट वेरी कम्युनिकेटिव या कुछ स्ट्रेस है, विच इज़ वेरी एविडेंट बिकॉज द फैमिलीज आर नॉट देयर। एग्जैक्टली। एंड जैसे ही वो स्ट्रेस नज़र आता है, इट गेट्स रिपोर्टेड सीनियर्स को बता के, वी ट्राई एंड इंश्योर दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड आउट। ओके। तो आपको ड्यूअल रोल प्ले करना पड़ता है। Absolutely. डॉक्टर के साथ साथ एक फ्रेंड भी आपको बनना पड़ता है, उनको काउंसिल भी करना पड़ता है, और कभी कभी समझाना भी, जिस भी तरीके से आप उनको हैंडल करते हैं। तो बहुत ही एक मुश्किल ये काम आप करते हैं, बिल्कुल। एंड बीइंग इन सच डिफिकल्ट सिचुएशंस, आप लोग जो उन सैनिकों का भी आप ध्यान रख रहे हैं जो हम लोगों का ध्यान रख रहे हैं। हाँ जी। तो एक अगला सवाल मेरा है कि आपने जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट में बहुत काम किया है, आपने पढ़ाई भी की है, एंड आपकी बहुत जगह पोस्टिंग्स भी रही हैं, डिफ़िकल्ट स्टेशंस पे भी आप रहे हैं। तो
उन चैलेंजेस के बारे में आप कुछ बताइए कि जब कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो जाता है, जैसे फ्लड्स हैं या जैसे कहीं अर्थक्वेक है, तो हम लोगों के लिए, सिविलियंस के लिए, तो जैसे मैंने कहा कि जब आर्मी आ गई हमें लगता है अब हम निश्चिंत हो गए हैं, अब सब ठीक हो जाएगा। तो आप लोग कैसे इतने डिफ़िकल्ट टाइम्स में वहाँ वर्क करते हैं, कैसे सोल्जर्स का भी ध्यान रखते हैं और साथ साथ सिविलियंस को भी आप मैनेज करते हैं? तो ऐसा कोई चैलेंज आप शेयर करना चाहेंगे? डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो ट्रेनिंग है, हर जवान का ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, राइट फ्रॉम डे वन। तो नॉट ओनली हैंडलिंग डिज़ास्टर्स, तो नेचुरल डिज़ास्टर्स को हैंडल करने के लिए हर यूनिट में, मतलब हर बटालियन रेजिमेंट में डिज़ास्टर हैंडलिंग कैपेसिटी के जो स्टोर्स है ये उनके पास हमेशा रहता है। ओके। फ्रॉम द मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, हर हॉस्पिटल में हमारे पास एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट वार्ड रहता है। ओके। डिज़ास्टर मैनेजमेंट वार्ड के साथ एक मास कैजुअलिटी वार्ड होता है। एवरी वीक वी हैव अ सेट डिटेल्ड लॉट ऑफ पर्सनल हु आर to be deployed for disaster management. ठीक है। A set of doctors, paramedical staff, equipment, they are on call 24/7. Okay. ताकि अगर मान लीजिए कहीं पे भी डिज़ास्टर हो, तुरंत वो मोबिलाइज होके कहीं पे भी हो, वो तुरंत हॉस्पिटल में within a short period of time. Like a quick response team. Absolutely. Okay. They will be the first responder as a quick reaction medical team. ठीक है। To reach the hospital, और जिस जगह पे उनको डिप्लॉय करना है तुरंत they are there on time. Okay. So ताकि the moment a disaster is called, it occurs, the army is requisitioned, हम जाके we can help our own countrymen. So this is a very important facet of the military training. Okay, okay. तो एज अ डॉक्टर भी वहाँ आपका काफ़ी रोल मल्टीप्लाई हो जाता होगा, बिकॉज जब अर्थक्वेक है या कुछ फ्लड्स हैं तो बहुत सारी डिजीजेस भी वहाँ फैलती हैं। तो जैसे आप कम्युनिटी मेडिसिन में आपने स्पेशलाइजेशन करी है, तो वहाँ भी आपको एज अ डॉक्टर स्टेप अप करके उन चीज़ों को भी हैंडल करना पड़ता होगा। जी, वी हैव अ फील्ड हॉस्पिटल सेटअप। जी। तो ये फील्ड हॉस्पिटल उस टाइम पे एस्टेब्लिश हो जाता है फ्रॉम पीस टाइम टू सच डिजास्टर सिचुएशन। रिमोटली जहाँ पे भी है जाके डिप्लॉय होके तुरंत जो भी whoever gets evacuated from the disaster site, they then get managed. So this is how we handle the natural disasters. Okay, okay. तो वैसे तो आपने बताया ही कि कैसे आप सोल्जर्स के साथ एज अ फ्रेंड भी कई बार डील करना पड़ता है, बडी सिस्टम के जैसे हमने बात करी। तो कोई और आप शेयर करना चाहेंगे कि किस टाइप की रिलेशनशिप्स डेवलप हो जाती हैं? जैसे आप एक मेडिकल फील्ड से हैं और सोल्जर्स जो सैनिक जो बिल्कुल हमारे सोल्जर्स हैं जो, तो कुछ अपनी रिलेशनशिप के बारे में आप शेयर करना चाहेंगे? द आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस पूरे जो रेस्ट ऑफ द आर्मी का एक अहम हिस्सा है। जी। हम ये डिफरेंस नहीं करते हैं या अलग फ़र्क नहीं महसूस होता है कि हम मेडिकल फील्ड से हैं और दे आर फ्रॉम द नॉन मेडिकल फील्ड। वी आर पार्ट ऑफ वन बिग पार्ट ऑफ द एंटायर फैमिली। सो जैसे ही कोई नॉन मेडिकल पर्सन ऑब्वियसली हमारे पास आता है ओपीडी में, या खासतौर से जब अगर मान लीजिए एडमिट हो जाता है, दे आर कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर जो जाके एडमिट हो जाता है। सो अगर उनका कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है या नीड्स है, वो हम वी इंश्योर दैट इज मेट। और नॉट ओनली दैट, फिर हम उनके सीनियर्स को बता देते हैं इनको ये एडमिट है, इनको कुछ खास रिक्वायरमेंट है। और हर हॉस्पिटल में एक गेस्ट रूम अवेलेबल है उस फैमिली, अगर उनके फैमिलीज को हॉस्पिटल में लाके उनके साथ में रहने के लिए एज एन अटेंडेंट, दैट प्रोविजन हमेशा रहता है। उतना ही नहीं, अगर मान लीजिए उनका फैमिली उस पर्टिकुलर स्टेशन में नहीं है, सो देयर इज अ प्रोविजन फॉर कॉलिंग देयर नेक्स्ट ऑफ किन फ्रॉम वेयर एवर दे आर स्टेइंग, इवन इफ इट्स अ रिमोट विलेज। उनको फ्री टिकट मिलते हैं, फ्री वारंट मिलता है फैमिलीज को उस जगह पे आके देखभाल करने का। So this entire thing is part of a one big, very big family. So we don't differentiate actually between medicals and non-medicals. ठीक है। Not only that, अगर मान लीजिए we had a difficult posting before and उसके बाद अगर हम हॉस्पिटल में मिले और वो फिर हमारा मरीज बन गया है, we have a different sort of an additional bonding. वो it's a nearly lifelong bonding which is always there. जी बिल्कुल। And it is also seen, अगर मान लीजिए कोई भी मरीज सिविल में कोई हॉस्पिटल में जाए और उस हॉस्पिटल में एक एक्स आर्मी मेडिकल कोर का डॉक्टर या स्पेशलिस्ट दिखे, तो he goes into a different comfort zone. That is beyond explanation. Of course. So that's how we have this special relationship. एक फैमिली वाली जो फीलिंग है वो डेफिनेटली है कि
जब आपने एक बार ही सर्व कर लिया वहाँ पे तो उसके बाद वो लाइफ लॉन्ग आपकी फैमिली की तरह ही सब लोग बन जाते हैं। काफ़ी नेचुरल भी है, काफ़ी नेचुरल भी है जब आप ऐसे डिफ़िकल्ट जगहों पर काम कर रहे हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में काम कर रहे हैं और फैमिली भी साथ में नहीं है, तो नेचुरली जो आपके टीममेट्स हैं, जो आपके साथ के लोग हैं, वही आपकी फैमिली हैं। तो हमने बहुत सी बात करी चैलेंजेस के बारे में। मेरे सभी क्वेश्चंस रहे हैं कि इस चैलेंज के बारे में बताएं, उस चैलेंज के बारे में बताएं। तो आप मुझे बताइए कोई मेमोरेबल मोमेंट आपकी पूरी सर्विस में, कोई अच्छी सी याद आपकी हो, कोई यादगार बात? ओके, प्रोफेशनली स्पीकिंग अगर आई वुड से कि हर डॉक्टर में के ज़िंदगी में द मोमेंट अ पेशेंट बिकम्स फाइन, however serious he is, it's a very very satisfying and gratifying experience. It's universal irrespective of वो कहाँ का डॉक्टर है. So that's one of the most satisfying experience to know that so and so was admitted, yet treated, and he's fine, he's going home. The other way of looking at it personally, when I got selected, मुझे UN में एक इंडियन हॉस्पिटल को कमांड करने का एक मौका मिला कॉन्गो में. I got selected. That was another challenging experience, and that was a very satisfying moment to get selected and represent the country and command that particular hospital. जी, जो जैसे आपने बताया आपने यूएन में भी काम किया है, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ और बताइए हमें कि वो आप कैसे, कितना समय आप वहाँ रहे और क्या क्या आपने वहाँ किया, क्या क्या सीखा और क्या क्या आपको वहाँ अच्छा लगा? यूएन में कई मिशंस हैं जहाँ पे इंडियन हॉस्पिटल्स है, मेनली ऑफ कोर्स इन अफ्रीकन कंट्रीज. उसमें से सबसे बड़ा हॉस्पिटल है यूएन लेवल 3 हॉस्पिटल कॉन्गो में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. कॉन्गो में जो भी सिविल स्ट्राइफ या सिविल वॉर चल रहा है उसको रोकने के लिए यूएन इज डिप्लॉयड. और एक बहुत बड़े पैमाने पे यूएन इज डिप्लॉयड फॉर क्वाइट सम टाइम. और वो कंटेन करने के लिए उनका जो मेडिकल सपोर्ट सिस्टम है, they have level 1, level 2, level 3 hospitals. Level 3 hospital is सबसे बड़ा hospital UN की तरफ से, and that is the responsibility of the Indian government. So we had a 50-bedded hospital, a multi-speciality hospital with all the investigations and all the specialists, and it was a really challenging task to manage the international patients. Indian troops भी थे, इसके साथ it was a multinational force in the UN. As well as UN civilian staff. So it was really challenging, but it was very very satisfying to work abroad in those conditions. जी बिल्कुल, और हमें बहुत गर्व है आप पे कि आप ऐसी कंडीशंस में एज एन इंडियन सबसे पहले वहाँ आप सर्व कर रहे हैं. ऑफ कोर्स आप डॉक्टर तो हैं ही, बट सबसे पहले आप वहाँ एज एन इंडियन जाकर आपने वहाँ इतना जो है सर्विस करी है. तो आई थिंक वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू एंड वी आर ऑल्सो वेरी ऑनर्ड टू हैव यू. तो हम आपसे एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी, कोई मैसेज आप देना चाहते हैं फेलो डॉक्टर्स को, और कोई मैसेज जो मेडिकल एस्पिरेंट्स को भी, जो अभी डॉक्टर बनना चाहते हैं या पढ़ाई कर रहे हैं डॉक्टर बनने की, तो आप अपनी तरफ से उनको जो भी मैसेज देना चाहते हैं आप आज इस प्रोग्राम के ज़रिए ज़रूर वो दीजिए. आज जो डॉक्टर्स डे है, कमेमोरेटिंग द बर्थ एंड द डेथ ऑफ डॉक्टर BC रॉय, मेरे तरफ से यही एक मैसेज है कि चाहे आप सिविल के डॉक्टर्स हो, प्राइवेट प्रैक्टिस में हो, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में हो, NGOs में हो, या फिर मेरे तरफ एक यूनिफॉर्म्ड आर्मी डॉक्टर हो, कीप अप द गुड वर्क. यही इसी मन लगा के काम करो, मरीज का देखभाल करो, एंड नॉट ओनली दैट, एवरी पेशेंट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस. तो यू मस्ट एंश्योर कि हमारा सॉफ्ट स्किल्स बना रहे. द मोमेंट एक पेशेंट हमारे पास आए, हमारे क्लिनिक में, हमारे हॉस्पिटल में, एक अलग ही कंफर्ट जोन होना चाहिए. जी बिल्कुल. और एक इट शुड बी अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस दैट ही इज कम टू अस फॉर ट्रीटमेंट. इट शुड बी अ लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस दैट ही इज कम एंड ही इज गॉन बैक सेटिस्फाइड. इतना ही नहीं, it's a lifelong learning curve. So हर दिन every patient is equally important and you got to constantly upgrade. चाहे आप बुक्स पढ़ो, जर्नल्स पढ़ो, रिसर्च करो, या यू अटेंड वर्कशॉप्स, यू नीड टू अटेंड एंड यू नीड टू पब्लिश पेपर्स,
You unless you upgrade and you update yourself, you will be left behind. बिल्कुल. So I would say you should be at it right throughout till you continue practice. जी. मतलब रेस्ट करने का बिल्कुल कोई चांस नहीं है. A little bit, yes. जैसे कहते हैं soldier is never off duty. Absolutely. तो similarly doctor is also never less, off yes. duty. तो आप तो डबल ड्यूटी कर रहे हैं. तो जैसा आपने बताया कि हमेशा पढ़ते रहें, अपग्रेड करते रहें, अपने आप को अप टू डेटेड रखें. तो व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू? आप अब आगे आप क्या एस्पायर करते हैं और क्या लिखना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं या आगे कुछ कहीं सर्व करना चाहते हैं? अब आपके क्या एम्स हैं? क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ अपने आप को अपग्रेड करते रहे हैं. बहुत सी जगह आपने सर्व करा है, बहुत सी पढ़ाई आपने करी है, बहुत से खिताब हासिल करे हैं. तो व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू? Actually, I take it one day at a time. The moment I get an opportunity, हम लोग कुछ ना कुछ रिसर्च पब्लिकेशन करने का कोशिश करते हैं. We have a procedure of armed forces research projects. जी. तो अगर मौका मिलता है तो we engage ourselves in a research project, which I've been luckily able to manage do 4 of them. Okay. So that's wonderful. It's a never-ending thing. We take it as and when it comes, and each posting is of course equally challenging, and it's an opportunity for everybody. For everyone. ठीक है. आपने I think मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए भी एक छोटा सा मैसेज अगर आप दीजिए, जो लोग अभी डॉक्टर बनना चाहते हैं या स्टूडेंट्स हैं जो अभी पढ़ रहे हैं. The medical profession is a very noble profession. Irrespective of जो आप मीडिया में सुनते हो या जो आप पढ़ते हो, if you aspire to be a doctor, आप हमेशा you should not miss this chance. डॉक्टर तो बनना है. And it's a very noble profession. You must study, try and get a post graduation. The armed forces is a very good option. It's not that मैं यूनिफॉर्म में है तो इसलिए बोल रहा हूँ. If you plan to join the uniform service or as a government doctor, the armed forces is a very well paid and it's a very noble profession as an army man and as well as a doctor. So if you given a chance, you must try and come to the forces as well. This is the only message I could think of for the fellow noble aspirants. बहुत ही अच्छा आपका मैसेज है और हमारा भी यही मैसेज है आप सभी के लिए कि आप कोशिश करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए. और आज हमारे साथ डॉक्टर्स डे पर मेजर जनरल वी साबित सैयद हैं और इनसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा. आज आप वी आर ऑनर्ड टू हैव यू, वी आर प्राउड ऑफ यू एंड आपके साथ आज बात करके हमें काफ़ी अच्छा लगा. Thank you for being here. Thank you for gracing this occasion. Thank you so much. Thank you. Jai Hind. Jai Hind.